कहानी शुरू होती है एक पुराने लेकिन भव्य कॉलोनियल दौर के होटल से, जिसका नाम है हेरिटेज हवेली। ये होटल शिमला की पहाड़ियों में बसा हुआ है। बाहर से देखने पर यह होटल किसी राजमहल से कम नहीं लगता, लेकिन इस होटल के एक कमरे को लेकर सालों से एक अजीब कहानी चल रही है। कमरा नंबर 9। हर साल दिवाली की रात इस कमरे में एक अनजानी मौत होती है। दरवाजा अंदर से बंद होता है और जो भी मेहमान उस रात वहां होता है, अगली सुबह मरा हुआ मिलता है, लेकिन चेहरे पर एक गहरी मुस्कान के साथ। इस बार भी वही हुआ। इस साल होटल में एक नया मेहमान आता है, राजीव मल्होत्रा, एक जिज्ञासु और थोड़ा अजीब किस्म का इंसान। वो खुद को स्वतंत्र शोधकर्ता कहता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही बात है। राजीव को कमरा नंबर 9 चाहिए, और सिर्फ दिवाली की रात के लिए। होटल का मैनेजर हरी सिंह डरते डरते उसे मना करता है, साहब, वो कमरा हम उस रात किसी को नहीं देते। पिछले 7 सालों से वहां कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। पर राजीव जिद करता है। वो कहता है, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। अगर कोई सच है तो मैं जानना चाहता हूं। आखिरकार राजीव को कमरा दे दिया जाता है। दिवाली की रात है, होटल में रोशनी है, मेहमान नाच गा रहे हैं, लेकिन कमरा 9 के पीछे की खामोशी सब पर भारी है। कमरे में जाकर राजीव सबसे पहले उसकी दीवारों को ध्यान से देखता है। कोनों में खरोंचों के निशान हैं, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें उधेरी हों। टेबल की दराज खोलते ही उसे एक पुरानी धूल भरी डायरी मिलती है। उस डायरी पर लिखा होता है, कैप्टन रिचर्ड हॉल्ट, 1942। जैसे ही राजीव पहला पन्ना खोलता है, कमरा ठंडा होने लगता है। खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती है, लाइट झपकने लगती है, और तभी एक तेज चीख कमरे के अंदर गूंजती है, लेकिन बाहर कोई सुन नहीं पाता। राजीव का चेहरा सफेद पड़ गया है। वो तेजी से डायरी पढ़ने लगता है। डायरी में लिखा है, मैंने उस देशद्रोही को सजा दी। वो छटपटाता रहा, लेकिन उसने गलती मानी नहीं। मैंने उसे आखिरी बार कहा, अपने पाप कबूल कर लो, पर उसने मुंह नहीं खोला। अब मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। हर दिवाली की रात मैं उसे ढूंढता हूं। अगर तू दोषी है तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। राजीव डर के मारे पीछे हटता है। तभी शीशे में उसे एक अंग्रेज अफसर का अक्स दिखता है। आंखों में आग, चेहरे पर घृणा, और होठों पर वही शब्द, अपने गुनाह कबूल कर, वरना मुस्कुराकर मरेगा। कमरा नंबर 9 अब पूरी तरह से बंद हो चुका था। दरवाजा अंदर से लॉक था, जैसे हर बार होता आया है। होटल स्टाफ परेशान था, लेकिन कोई भी पास नहीं जाना चाहता था। सबको डर था कि शायद इस बार भी वही हुआ है जो हर साल होता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था, क्योंकि अंदर था राजीव मल्होत्रा। सुबह के 4 बजे होटल के चौकीदार ने दरवाजे के नीचे से देखा। कमरे के अंदर की लाइट जल रही थी। कुछ हलचल थी, पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। दरवाजा कई बार खटखटाया गया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जब सूरज निकला, होटल के मालिक हरी सिंह ने पुलिस को फोन कर दिया। करीब 9 बजे पुलिस आई। दरवाजा तोड़ा गया, और जो देखा गया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर बैठा था राजीव, बिल्कुल शांत। उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी, पर उसकी आंखें खुली थी और उनमें एक अजीब चमक थी, जैसे वो कुछ देख चुका हो जो कोई और नहीं देख सकता। पर सबसे हैरानी की बात यह थी, वो जिंदा था। राजीव धीरे से बोला, मैंने उसे देखा,
और उसने मुझे भी देखा, लेकिन मैं मरा नहीं। डॉक्टर बुलाया गया। राजीव की नब्ज ठीक थी, लेकिन उसका दिमाग कुछ अजीब बातों में उलझा हुआ लग रहा था। वो बार बार कह रहा था, उसने मुझसे मेरे गुनाह पूछे, लेकिन मैं बेगुनाह हूं। मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। होटल के लोग हैरान थे। ये पहली बार था कि कमरा नंबर 9 ने किसी को जिंदा छोड़ा था। 3 दिन बाद राजीव ने फिर वही कमरा मांगा। इस बार होटल मैनेजर ने साफ मना कर दिया, लेकिन राजीव ने पुलिस को कहा कि वो इस कमरे की जांच कर रहा है और किसी भी कीमत पर उसे एक और रात वहां रहना है। पुलिस ने इजाजत दी, लेकिन इस बार कमरे के बाहर कैमरे लगाए गए। कमरे के अंदर एक छुपा हुआ वॉइस रिकॉर्डर भी लगाया गया। राजीव फिर से उस कमरे में गया। दरवाजा बंद हुआ। रात के ठीक 12 बजे अचानक कमरे से फिर वही तेज चीख सुनाई दी। कैमरे हिलने लगे, लाइट्स झपकने लगी और रिकॉर्डर पर आवाजें आई। भारी अंग्रेजी में कोई बोल रहा था, कॉन्फेस योर सिंस और यू शैल स्माइल एंड डाई। उसके बाद एक तेज झटके की आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर गिरा हो। पर जब दरवाजा सुबह खोला गया तो अंदर कुछ और ही नजारा था। राजीव बेहोश था, लेकिन जिंदा। उसके सामने फर्श पर बनी थी खून से बनी एक गोल आकृति, और उसके बीचों बीच एक नाम लिखा था, अमित वर्मा। पुलिस हैरान थी। अमित वर्मा कौन था? राजीव ने कहा, मुझे नहीं पता। मैंने ये नाम पहली बार सुना है। पर फिर जांच करने पर पता चला कि 8 साल पहले एक आदमी इसी होटल में रुका था, अमित वर्मा, और वो भी दिवाली की रात कमरा नंबर 9 में मरा पाया गया था। राजीव बोला, मैंने उसकी आत्मा को देखा। वो कैप्टन रिचर्ड नहीं था। ये कोई और था, कोई जो अब उस कमरे का इस्तेमाल करता है गुनहगारों को सजा देने के लिए। अब बात और उलझ चुकी थी। क्या राजीव सच बोल रहा था, या उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ जो किसी की समझ से बाहर है? उसी रात राजीव होटल छोड़कर चला गया, लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई। एक हफ्ते बाद दिल्ली के एक पुराने लाइब्रेरी में एक किताब मिली, जिसमें ब्रिटिश काल के कुछ सीक्रेट रिकॉर्ड थे। उस किताब के एक पेज पर लिखा था, रूम 9 was used as an interrogation chamber by Captain Richard Holt. He died during the war, but rumors say his soul was never at peace. Justice is his punishment. Confession is the only key. और उस पेज के कोने पर किसी ने पेंसिल से लिखा था, अमित वर्मा never confessed. राजीव still has a chance. कहानी अब और गहराने लगी थी। राजीव को फिर से लौटना होगा, लेकिन अगली बार वो अकेला नहीं होगा। दिल्ली लौटने के बाद राजीव कुछ हफ्तों तक चुपचाप रहा। उसने किसी से बात नहीं की, ना ही उस होटल से कोई संपर्क किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा था। रोज रात को एक ही सपना आता, वही कमरा, वही खून की गोल लकीर और वही नाम, अमित वर्मा। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हुआ। वो कोई अपराधी नहीं था, उसका कोई जुर्म नहीं था। फिर वो कैप्टन रिचर्ड या जो भी वो आत्मा थी, उससे सवाल क्यों कर रही थी? एक रात अचानक उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आया। भेजने वाला नाम नहीं था। ईमेल में सिर्फ एक तस्वीर थी, होटल हेरिटेज हवेली का कमरा नंबर 9, और एक लाइन, जो अधूरा छोड़ा है उसे पूरा कर, वरना अगला नाम तेरा होगा। राजीव डर गया, लेकिन साथ ही गुस्सा भी आया। वो जानता था कि ये कोई आम मामला नहीं है। किसी ने उस कमरे को इस्तेमाल किया है, एक न्यायालय की तरह, और अब वो किसी और को बुला रहा है, या शायद चेतावनी दे रहा है।
उसने ठान लिया कि अब वो अकेला नहीं जाएगा। इस बार वो अपनी दोस्त श्रेया को साथ ले जाएगा, जो एक मनोवैज्ञानिक थी और अतीत में कई पैरानॉर्मल केसों पर रिसर्च कर चुकी थी। श्रेया को जब सारी बात बताई गई तो पहले तो वो हंसी। फिर जब राजीव ने उसे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें भारी अंग्रेजी आवाज गूंज रही थी, तो उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। उसने कहा, राजीव, ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये कोई न्यायाधीश है जो सिर्फ सच्चाई सुनना चाहता है। लेकिन सवाल ये है, सच्चाई क्या है? दोनों ने मिलकर होटल के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए, पर हर जगह अमित वर्मा का नाम एक पहेली जैसा था। उसके बारे में कुछ भी साफ नहीं था, न उसकी फोटो, न कोई पहचान। बस एक फाइल में लिखा था, अमित वर्मा, दिल्ली निवासी, होटल में एक रात के लिए रुके थे और अगली सुबह मृत पाए गए। लेकिन राजीव को एक नाम याद आया, हरी सिंह, वही होटल का मैनेजर जो पिछले 15 साल से वहां काम कर रहा था। वो जरूर कुछ जानता होगा जो उसने छिपाया था। राजीव और श्रेया वापस शिमला पहुंचे। होटल पहुंचे तो हरी सिंह उन्हें देखकर घबरा गया। उसने कहा, मैंने तो सोचा था आप फिर कभी नहीं आएंगे साहब। राजीव बोला, अब की बार हम जवाब लेने आए हैं। अमित वर्मा कौन था? हरी सिंह ने चुप्पी साध ली। फिर बोला, वो आदमी बहुत परेशान था, खुद को पत्रकार बताता था, कहता था कि वो उस कमरे में छुपे एक राज को उजागर करना चाहता है, मगर दिवाली की रात वो मुस्कराता हुआ मरा मिला। उसके बाद से हर साल कोई ना कोई मरता है, लेकिन पहली बार आप बच गए, इसलिए सब हैरान हैं। श्रेया ने पूछा, क्या उस कमरे में कभी किसी को माफ किया गया है? हरी सिन्हा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, एक बार बहुत पहले एक बूढ़ा फकीर वहां आया था। उसने रात वही गुजारी थी, लेकिन अगली सुबह वो जिंदा था। वो कुछ बड़बड़ा रहा था, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, और फिर वो हमेशा के लिए कहीं चला गया। अब राजीव और श्रेया को समझ आने लगा था कि आत्मा माफ नहीं करती, वो सिर्फ कबूलनामा मांगती है। अगर गुनाह माना जाए तो शायद जिंदा लौटने का मौका मिलता है। पर अब सवाल यह था, क्या राजीव का कोई अतीत था जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया, या फिर आत्मा उसे अमित वर्मा के केस की गहराई में ले जाना चाहती थी? उसी रात दोनों ने फैसला किया कि वो कमरा नंबर 9 में एक और रात बिताएंगे। इस बार दोनों साथ होंगे। कमरा फिर से खोला गया। दिवाली 2 दिन दूर थी, लेकिन राजीव को यकीन था कि आत्मा किसी खास दिन का इंतजार नहीं करती। अगर उसे जवाब चाहिए तो वो आएगी। कमरे में घुसते ही दोनों ने वहां 4 कैमरे लगाए, रिकॉर्डर ऑन किया और हर कोने की तलाशी ली। एक पुराने लकड़ी के पैनल के पीछे उन्हें एक पतला सा गुप्त दरवाजा मिला, जो शायद किसी जमाने में बंदी गृह का हिस्सा रहा होगा। दरवाजा खुला तो अंदर एक छोटी सी कोठरी थी, जिसमें दीवारों पर पुराने खून के धब्बे, जले हुए कागज और एक लकड़ी का बक्सा रखा था। राजीव ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर थी एक पुरानी तस्वीर, 3 अंग्रेज अफसर और एक भारतीय युवक, जिसे जंजीरों से बांधा गया था, और उसके पीछे कैप्टन रिचर्ड। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो हर शव के चेहरे पर मिली थी। श्रेया ने कहा, यह वही जगह है जहां सब शुरू हुआ। अब हम करीब हैं, सच्चाई से और मौत से भी। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई, कैमरे बंद हो गए, और फिर वही भारी आवाज गूंजी, अब तुम दोनों को भी जवाब देना होगा। एक ने देखा, दूसरे ने खोजा, अब बताओ सच्चाई किसके पास है? और तभी दीवार पर खून से एक और नाम उभरा, श्रेया सेन।
कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में सड़ांध और पुराने खून की गंध थी, और दीवार पर नाम लिखा था, श्रेया सेन। ये देखकर राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। श्रेया के चेहरे पर पहली बार डर दिखा, लेकिन वो डरी नहीं। उसने दीवार की ओर देखा और बोली, तू जो भी है, तेरा सच क्या है? हम क्यों? उसका जवाब गूंजते हुए कमरे में फैला, क्योंकि जो सच्चाई जानते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जो छिपाते हैं और दूसरे जो चुप रहते हैं। तुम दोनों में से कोई एक चुप रहा है। बहुत सालों से। राजीव और श्रेया ने एक दूसरे की तरफ देखा। कमरे की दीवारें धीरे धीरे खून से भीगने लगी। पुराने जले हुए पेपरों पर शब्द उभरने लगे। तारीख 1942, नाम कैप्टन रिचर्ड बर्न्स, स्थान सेंट्रल लॉकअप, शिमला। राजीव ने धीरे धीरे उन पेपरों को पलटना शुरू किया। हर पन्ना एक कहानी कह रहा था। कैसे ब्रिटिश अफसर स्वतंत्रता सेनानियों को टॉर्चर करते थे, कैसे उस कमरे में चिल्लाहटें गूंजती थी, और कैसे एक रात एक युवक की मौत हुई थी जिसका नाम कहीं नहीं लिखा गया। और फिर एक पन्ना मिला जिसमें लिखा था, वो चिल्लाता रहा, कहता रहा कि वो गुनहगार नहीं है, लेकिन मैंने सुना ही नहीं। मैं चुप रहा, शायद इसलिए कि मुझे डर था, या शायद इसलिए कि मैं सोचता था ये मेरा काम नहीं। श्रेया ने पूछा, ये किसका बयान है? राजीव ने बुदबुदाया, ये किसी सैनिक का बयान है जिसने सच्चाई देखी मगर कुछ नहीं किया। तभी कमरे में फिर से झटका आया। सब कुछ हिलने लगा, जैसे जमीन खुद कांप रही हो। उस कोठरी के गुप्त दरवाजे से एक ठंडी हवा निकली और एक चेहरा उभरा। काले कोट में, गहरी आंखें, और आंखों में कुछ ऐसा दर्द जो मौत से भी गहरा था। उसने कहा, मैं वही हूं जिसकी मौत पर सबने चुप्पी साध ली थी। मेरा नाम कभी लिखा नहीं गया, क्योंकि मैं सिर्फ एक आवाज था जिसे दीवारों ने सुन लिया, पर इंसानों ने नहीं। अब श्रेया कांपने लगी थी। राजीव ने उसका हाथ थामा और बोला, हम तुम्हारी सच्चाई सामने लाएंगे, मगर हमें ये बताओ कि तुमने अमित वर्मा को क्यों मारा? वो भी तो सच्चाई खोज रहा था। उस आत्मा ने चुपचाप जवाब दिया, अमित ने सब जाना, पर वो खुद भी पापी था। उसने दूसरों के नाम पर झूठ फैलाया, सच्चाई के बदले सौदे किए, और फिर जब यहां आया तो मैंने उसे उसकी असली सूरत दिखाई। वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे आखिरकार अपना असली चेहरा दिखा था। श्रेया ने पूछा, और मैं? मेरा नाम क्यों? आवाज धीमी हो गई। कमरा फिर शांत हो गया। फिर एक और पेपर हवा में तैरता हुआ श्रेया के पैरों के पास गिरा। उसने उठाया और पढ़ना शुरू किया। नाम श्रेया सेन, साल 2012, केस सुशांत भाटिया आत्महत्या, विवरण कॉलेज के छात्र ने जान दी, सोशल मीडिया पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया, मुख्य गवाह श्रेया सेन चुप रही। राजीव ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। ये क्या है श्रेया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जानती थी राजीव, सुशांत निर्दोष था, उसे फंसाया जा रहा था, पर मैं डर गई थी। सबने कहा चुप रहो, तो मैं चुप रही, और उसने खुद को मार लिया। कमरे की दीवारों पर अब चीखें गूंज रही थी। तुमने देखा, तुमने जाना, मगर तुमने चुना चुप रहना। श्रेया घुटनों पर बैठ गई। मैं माफी मांगती हूं। हां, मैं गुनहगार हूं। मैंने सच्चाई देखी, पर उसे सामने नहीं लाया। मैं दोषी हूं। एक लंबा सन्नाटा छा गया। हवा थम गई। खून की लकीरें सूखने लगी। दीवार का नाम धुंधला होने लगा।
आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत करुण। कबूल किया, माफ किया। कमरे की लाइट वापस आ गई। सब कुछ वैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राजीव ने श्रेया की ओर देखा, जो अब भी कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बस शांति थी। उन्होंने कमरे से बाहर कदम रखा। होटल के स्टाफ हैरान थे, पर किसी ने कुछ नहीं पूछा। बाहर निकलते वक्त दरवाजे के पीछे दीवार पर अब सिर्फ एक नाम लिखा था, राजीव मल्होत्रा। राजीव के कदम जैसे जैसे होटल से बाहर निकले, उसके अंदर कुछ टूट रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार कमरे नंबर 9 को देखा, जो अब एक आम कमरा लग रहा था। मगर राजीव जानता था कि वहां कुछ बेहद असाधारण था। श्रेया ने गाड़ी का दरवाजा खोला और चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन पहली बार वो शांत लग रही थी। राजीव ने इंजन स्टार्ट किया, पर उसका दिमाग कहीं और था। कुछ दूर जाने के बाद श्रेया ने अचानक पूछा, राजीव, तुमने कभी किसी को मारा है? उसने सवाल को हल्के में टालना चाहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं डिटेक्टिव हूं, क्रिमिनल नहीं। नहीं, मैं उस गुनाह की बात कर रही हूं जो हम अंदर करते हैं और बाहर कुछ और दिखाते हैं। श्रेया ने धीमे लेकिन तीखे लहजे में कहा। राजीव की उंगलियों में तनाव आ गया। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ कस गई। तुम्हारा नाम उस दीवार पर क्यों आया, राजीव? उसने गाड़ी रोक दी। बाहर जंगल था, एक वीराना सा इलाका। चिड़ियों की आवाज भी नहीं आ रही थी। हवा भी जैसे थम गई थी, क्योंकि मैं भी चुप था। एक सच्चाई के सामने। श्रेया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें सवालों से भरी थी। राजीव ने सिर झुका लिया और बोलना शुरू किया। साल 2015 मेरी पहली बड़ी केस थी। एक बच्ची के किडनैप और मर्डर का केस। सबूत एक स्कूल टीचर की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन मुझे शक था कि कोई और है। एक बड़ा आदमी, नेता का बेटा, पैसे वाला, रसूखदार। मुझे उसके कमरे में सबूत मिले थे, वीडियो फुटेज, लेकिन उसने मुझसे डील की। क्या डील? श्रेया की आवाज कांप रही थी। वो बोला, सबूत गायब कर दो, तुम्हें प्रमोशन मिलेगा और मेरी कंपनी में सिक्योरिटी हेड की पोस्ट। मैंने वो फुटेज गायब कर दी और केस उस मासूम टीचर पर डाल दिया गया। वो जेल गया और कुछ महीनों बाद फांसी हो गई। श्रेया की आंखें फटी रह गई। तुमने एक मासूम को मरने दिया, राजीव? मैंने नहीं मारा, लेकिन हां, मैंने उसे बचाया भी नहीं। चुप्पी छा गई। राजीव की आंखों से एक आंसू बह निकला। मैंने हर दिन खुद से नजरें चुराई, ये सोचकर कि जो हुआ वो मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने अपने डर, अपने लालच को तवज्जो दी, इंसानियत को नहीं। अब समझ में आया, श्रेया ने धीमे से कहा। कमरा नंबर 9 उन लोगों को बुलाता है जो बाहर से अच्छे लगते हैं, पर अंदर कुछ छिपाए हुए होते हैं। हाँ, राजीव ने जवाब दिया। कमरा उन लोगों को उनकी सच्चाई दिखाता है, जिनकी आत्मा अब तक रो रही होती है। तभी राजीव के फोन पर एक कॉल आया। होटल का मैनेजर था। सर, एक अजीब बात हुई है। आज रात फिर वही कमरा लॉक हो गया है। अंदर कोई नहीं है, लेकिन दीवार पर अब एक नया नाम लिखा है। राजीव की सांस अटक गई। क्या नाम? राजेश राय। राजीव ने चौंक कर देखा। राजेश राय, वो तो मेरी अगली केस का इंस्पेक्टर है। मैं उसके साथ काम करने वाला था। वो अभी शहर में ही है। श्रेया ने पूछा, अब क्या करोगे? अब मैं वहां लौटूंगा। शायद ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें डर नहीं लगता?
राजीव ने गहरी सांस ली। अब डर नहीं लगता। अब लगता है कि हर इंसान को अपना सच देखना चाहिए, वरना कमरा दिखा देगा और तब शायद बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने गाड़ी मोड़ी और दोबारा उसी होटल की तरफ बढ़ चले, जहां आखिरी कमरा अब एक और सच्चाई के इंतजार में था। कमरे के बाहर पहुंचते ही माहौल फिर से बदल गया। होटल का स्टाफ सहमा हुआ था, जैसे वो जानते हों कि अब कुछ असामान्य होने वाला है। राजीव ने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा बंद था, अंदर से लॉक। लेकिन इस बार कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा। राजीव ने दीवार की ओर देखा। वहां अब सिर्फ एक नाम नहीं था, दो नाम थे, राजेश राय और फिर से उसका अपना नाम, राजीव मल्होत्रा। इस बार कहानी सिर्फ अतीत की नहीं थी, ये कहानी अब वर्तमान में दाखिल हो रही थी। कमरा नंबर 9 के बाहर खड़े राजीव की सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखें दीवार पर गड़ी थी, जहां अब दो नाम चमक रहे थे, राजेश राय और राजीव मल्होत्रा। होटल के बाकी स्टाफ दूर खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पास आने की। मैनेजर ने कहा, सर, हमने कमरे की चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर ताला अंदर से बंद है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। राजीव ने एक गहरी सांस ली। अब दरवाजा खुद खुलेगा, उसने कहा और सामने खड़े होकर आंखें बंद कर ली। अचानक दरवाजा एक धीमी चरमराहट के साथ खुल गया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था, मगर जैसे ही राजीव ने एक कदम अंदर रखा, कमरे की दीवारें धीमे धीमे रोशनी से भरने लगी। वो पीली सी पुरानी दियों की रोशनी। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी और हवा में पुराने जमाने की वो बदबू फिर से फैल गई, जैसे कोई जली हुई खाल, लहू और लोहे की बदबू। कमरा अब वही टॉर्चर सेल बन चुका था। वही चार दीवारी, वही लोहे की जंजीरें। फर्श पर बैठा था राजेश राय, बिल्कुल शांत, मगर उसकी आंखें खुली हुई थी और वो मुस्कुरा रहा था। राजीव ने झुककर उसे छुआ। नब्ज नहीं थी, मगर उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, वही अजीब, सन कर देने वाली मुस्कान, जैसे किसी को उसकी सजा मिल गई हो और वो खुशी से मर गया हो। राजेश को ये कमरा क्यों ले गया? राजीव ने कमरे से पूछा। आवाज कमरे की दीवारों से टकराई और गूंज उठी, क्योंकि वो भी चुप था जब सच बोलना जरूरी था। ये आवाज अब जानी पहचानी लग रही थी। वही भारी, सख्त और सच्ची आवाज, क्रूर अफसर की आत्मा, जो इस कमरे का पहरेदार बन गई थी। तुम कौन हो? राजीव ने पूछा। मैं वो हूं जिसे इस कमरे में मरने दिया गया। मैं एक आजादी की उम्मीद था, जिसे धोखे से कुचल दिया गया। अब मैं हर उस इंसान को उसका सच दिखाता हूं, जो अपने गुनाहों को दूसरों के खून से ढकते हैं। दीवारें कांपने लगी। पुराने समय की आवाजें, चिल्लाहटें, सिसकियां और जंजीरों की खड़क कमरे में गूंजने लगी। राजीव ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने भी गलती की थी। मैंने भी एक मासूम को नहीं बचाया। मैं भी गुनहगार हूं। लेकिन अब मैं और चुप नहीं रहूंगा। मुझे जो करना चाहिए था, वो अब करूंगा। मैं सच सबके सामने लाऊंगा, खुद को सजा दूंगा। कमरा शांत हो गया। दियों की रोशनी मंद हो गई। हवा एकदम थम गई। दीवार पर से धीरे धीरे राजीव का नाम मिटने लगा, जैसे उसकी आत्मा अब हल्की हो रही हो। तुमने स्वीकार किया, तुम्हें माफ किया जा सकता है। लेकिन राजीव ने आंखें खोली। लेकिन क्या? अब तुम इस कमरे के नए रक्षक हो क्या? राजीव की रूह कांप उठी।
जब तक दुनिया में पाप छिपाए जाते रहेंगे, ये कमरा जीवित रहेगा। और अब तुम इसकी आंखें और आवाज बनोगे। राजीव चुप था। उसके सामने दीवार पर एक नया नाम उभरने लगा, दीपक कुमार। दीपक, ये नाम उसे जाना पहचाना लगा। अचानक कमरे की दीवारें फिर से बदलने लगी। वो बाहर लॉबी में आ गया। सब कुछ पहले जैसा था। मैनेजर, स्टाफ, सब कुछ। मगर राजेश राय का शव अब गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। राजीव ने चुपचाप होटल से बाहर कदम रखा। होटल की सीढ़ियों पर श्रेया बैठी थी। उसकी आंखों में चिंता थी। तुम ठीक हो? उसने पूछा। राजीव ने सिर्फ सिर हिलाया। अब आगे क्या? उसने फिर पूछा। राजीव ने जेब से एक कागज निकाला। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, दीपक कुमार। अब मैं उन्हें बुलाऊंगा, जो अपने अंदर कुछ छिपाए हुए हैं। श्रेय ने पूछा, तुम क्या बन गए हो? राजीव, उसने धीमे से मुस्कुराया। अब मैं सिर्फ एक डिटेक्टिव नहीं, अब मैं हूं आखिरी कमरे का दरबान। उसके पीछे होटल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उस पर एक नई पट्टी लटक गई। कृपया ध्यान दें, कमरा नंबर 9 अस्थायी रूप से बंद है। मगर अंदर वो कमरा अब भी सांस ले रहा था। इंतजार कर रहा था अगले गुनहगार का, जो खुद को बेकसूर समझता था और मुस्कुराकर मरेगा। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने। और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी हैं, तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।